दोस्तों जेन ज़ी जिसे बिल्कुल भी सीरियस एक जनरेशन नहीं माना जाता आ रहा है, उन्होंने ही नेपाल में जो कर दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। अब चलिए ये तो मानता हूँ कि कुछ काम जब उन्होंने किए सफल होने के बाद, प्रोटेस्ट सफल होने के बाद, वो कितने अच्छे हैं या बुरे हैं वीडियो के आखिर में बताएंगे। मोटा मोटी अगर हम देखें कि नेपाल में क्या हुआ, तो पहले तो आप सभी को शायद पता होगा कि एक हैशटैग चला था नेपाल से कि हैशटैग नेपो किड्स। अगर सोशल मीडिया के बैन से आए तो नेपाल ने सोशल मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला दबाने के लिए एक लॉ लाया 2023 में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हर सोशल मीडिया साइट को नेपाल के मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो टिकटॉक और कुछ सोशल मीडिया साइट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया और ज़्यादातर बड़े कंपनियों ने जैसे फेसबुक या यूट्यूब उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और जो जेन ज़ी है जो कि सोशल मीडिया साइट्स को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते वो भड़क गए और आखिर में उन्होंने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। But success depends on more than style. Nepal focused on one demand: stop privilege and censorship, remove the prime minister. जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं उनमें एक थी कि जिन्होंने ये बताया कि वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है और बहुत मुश्किलों से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद वो मिस नेपाल बनी। तो उसके बाद जब तहकीकात हुई तब पता लगा कि वो एक पॉलिटिशियन की बेटी थी। और दूसरे एक बंदे हैं जो अपनी लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे हर रोज़ दिखाते थे नेपाल की जनता को, जहाँ पे नेपाल जो एक छोटा राष्ट्र है उसकी जीडीपी पर कैपिटा भारत जैसे एक बड़े राष्ट्र से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जापान जैसा देश जिसे अपने डिफेंस पे कोई भी खर्चा नहीं उठाना पड़ता, जो अमेरिका उसका पूरा खर्चा या फिर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए बैठा है, तो होना तो चाहिए। पर नेपाल में करप्शन इस लेवल तक पहुंच चुका है दोस्तों कि वहाँ पे पॉलिटिशियंस पे सवाल भी नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि 2006 से वहाँ पे कानून लागू है कि आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर सकते किसी पॉलिसी मेकिंग के मुद्दे पे। तो खुली छूट मचा रखी है कि पॉलिटिशियंस आए और वहाँ पे और करप्शन करें। अब चलिए, कभी कभी तो हमारी जो आइडियोलॉजी है उससे हम करप्शन से दूर रहते हैं, पर नेपाल में क्या हालत है ना दोस्तों कि 275 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, उनमें से 165 में कैंडिडेट्स को आपको वोट देना पड़ता है और 110 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आप ऐसे जाति से बिलोंग करते हैं कि जो 5% या फिर 3%, मतलब बहुत ही कम आंकड़ा है आपका, तो आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कुछ प्रतिनिधियों को तो भेज सकते, पर प्रतिनिधियों को डायरेक्ट नहीं, आप पार्टी को वोट देते और पार्टी ठीक करती है। तो नेपाली कांग्रेस हो या फिर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, वहाँ पे ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है कि वहाँ पे कोई भी पार्टी अकेले तो मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर पाती। और कोalition गवर्नमेंट है कि जैसे एक वक्त तो जो माओइस्ट है उनके साथ नेपाली कांग्रेस ने कोalition की सरकार चलाई। तो पॉलिटिशियंस भी तब देखते हैं कि अगर आइडियोलॉजी नहीं आती है और सरकार कभी भी गिर जाती है, क्योंकि कोई ना कोई राजनीतिक दल सपोर्ट खींच लेते हैं, तो वो भी देखते हैं कि अपना देखा जाए और जनता का तो कुछ किया नहीं जा सकता। और ये जो पूरा जो आंदोलन या फिर प्रोटेस्ट है वो हामी नेपाल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई गई थी, जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम अगर ठीक विपरीत में देखें कि बांग्लादेश में, जहाँ पे बांग्लादेश की यूथ ने वहाँ के पार्लियामेंट को कब्जे में लेने के बाद हसीना जी के जो कपड़े हैं उनको लेके जो बदतमीजी की, वहाँ पे पार्लियामेंट पे लूट मचाई। नेपाल की जो जेन ज़ी है उन्होंने जब अपना आंदोलन सफल किया तो पार्लियामेंट से कुछ चुराया नहीं। ये एक चीज़ आप देख सके कि उन्होंने पार्लियामेंट से कुछ चुराया नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में आग लगा दी और कुछ चीज़ें उन्होंने की जो उनके फ्यूचर में शायद उनका साथ ना दे, जैसे कि उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी जला दिए जो फ्यूचर के एसेट्स बन सकते थे उनके। अब वीडियो के एकदम शुरुआती दौर में मैंने जो बताया था कि जेन ज़ी ने अपना आंदोलन सफल करने के बाद वहाँ पार्लियामेंट के सामने रील बनाई, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये आंदोलन के बारे में सीरियस भी है या नहीं।
पर देखिए मेरा तो इतना कहना है कि वो रील बना या फिर जो भी करे, रियल में तो उन्होंने अपना काम कर दिया। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि नेपाल या फिर जो भारत है हमारा, जो हिंदू मेजॉरिटी देश है, यहाँ पे हम ज़्यादा आंदोलन वगैरह ऐतिहासिक तौर से ही नहीं करते आए हैं। क्या इसका कारण ये है कि हमारा जो कर्म सिद्धांत है, जो हम मानते हैं कि हमारी यह जो हालत है वो बस हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हुई है, तो इसके लिए क्या शायद हम किसी परिवर्तन से दूर भागते हैं? ये एक सवाल मेरा आपसे है कि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और नेपाली जो जेन ज़ी है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें कि जैसे वहाँ पे फिर से राजतंत्र लाया जाए, ऐसी भी कुछ डिमांड्स उठ रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि राजतंत्र किसी भी तरह से कोई सल्यूशन बन सकता है इस चीज़ का। ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। पर नेपाल में थोड़े रिफॉर्मेशंस तो ज़रूरत है। और आखिर में आप को ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में आप अपने मत ज़रूर रखें क्योंकि बहुत काम में आते हैं मेरे तो। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।